कोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में हम एंटायर सिलेबस को कवर कर रहे हैं, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, सब चीज आपको बताया जाएगा। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीटें रखता है? तो किस डिस्ट्रिक्ट के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीटें हैं? उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो मैं आपको बता दूं, वो है प्रयागराज। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। प्रयागराज में कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा की बात मैं कर रही हूँ। जब मैं असेंबली की बात कर रही हूँ मैं सभा की बात करूंगी। ठीक है, जब मैं परिषद की बात कर रही हूं तो मैं काउंसिल की बात करूंगी। तो मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को साथ में लेकर चलना होता है, तो इसीलिए दोनों माध्यम का प्रयोग मैं करूंगी। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा आप। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रही हूँ, विधानसभा की बात कर रही हूँ, तो टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 403, याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जब मैं लोकसभा की बात करूंगी तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80। ठीक है, और राज्यसभा की जब मैं बात करूंगी तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ये याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्लास देखिए, परीक्षा में एक और प्रश्न बनता है जो कि महत्वपूर्ण है कि किन किन राज्यों में राज्यों में हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों किन किन राज्यों में है। तो यहां पर आप याद रख सकते हैं था कुम से। तो ये आपके 6 राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है। यहां पर टी आपका तेलंगाना के लिए है, एक किसके लिए है? आंध्र प्रदेश के लिए। याद रखिएगा, तमिलनाडु से मत कंफ्यूज होइएगा। टी स्टैंड फॉर तेलंगाना, ए स्टैंड फॉर आंध्र प्रदेश, के स्टैंड फॉर कर्नाटक। ठीक है, ना कि केरल, कर्नाटक। यू स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश, एम स्टैंड फॉर महाराष्ट्र एंड बी स्टैंड फॉर बिहार। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, ये आपको याद रखना है। अब क्लास देखिए, जब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो आपको ये याद रखना है, इसके बारे में हम आर्टिकल 169 में डिस्कस करते हैं। किस आर्टिकल में? 169 में। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब परीक्षा में आपसे कभी पूछे कि कौन सा ऐसा हाउस है जो कि आपका हमेशा परमानेंट है, डिसॉल्व ही नहीं होता है, तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए राज्यसभा। जब हम सेंटर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम केंद्र की बात करते हैं तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा है, जिसमें आपको पता है कि लोकसभा का विघटन होता है लेकिन राज्यसभा जो है वो आपका परमानेंट हाउस है, इसका विघटन कभी नहीं होता, ये कभी नहीं डिसॉल्व होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन जब हम स्टेट पे आते हैं, ठीक है, जब हम स्टेट में आते हैं और विधानसभा और विधान परिषद की बात करते हैं, विधानसभा और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? विधान
परिषद की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो यहां पर आपका दोनों डिसॉल्व कर सकता है। मतलब आर्टिकल 169 में हम क्या बात करते हैं कि किस तरीके से विधान परिषद का गठन होगा या उसका विघटन होगा, दोनों की बात की गई है। तो ये याद रखिएगा, सेंटर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आपकी परमानेंट नहीं होती है। परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होंगे, एकदम आसान सा पॉइंट है ये, लेकिन जब हम परीक्षा में प्रेशर में रहते हैं तो यही सब चीजें गलत कर देते हैं। तो आर्टिकल 169 में हमने क्रिएशन और एबॉलिशन की बात की है, किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, देख लीजिए एक बार आर्टिकल को ताकि आपको और क्लियर हो जाए। यहां पर आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 169 ये दिया गया है। 169 में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के एबॉलिशन की बात कर रहे हैं, इसके विघटन की बात कर रहे हैं, विधान परिषद की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और इसके गठन की भी बात हम करते हैं। यहां पर देख लेते हैं, क्रिएशन की भी बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहे हैं 169 में। एक चीज और आपको याद रखनी है कि जिस राज्य में विधान परिषद के गठन की बात कर रहे हैं या विघटन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएशन की बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, विधान परिषद के गठन की बात कर रहे हैं या फिर हम उसके विघटन की बात कर रहे हैं, उस स्टेट में ये रिजोल्यूशन आपका स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 आपके प्रेजेंट और वोट करने वाले होने चाहिए, प्लस मोर देन मेजोरिटी 1.5 प्लस, दोनों से पास होना चाहिए। मतलब 50% प्लस 1, जैसे हम कह रहे हैं 50% प्लस 1। तो यही लिखा है कि जिस असेंबली में भी, ठीक है, यहां पर स्टेट पासेस अ रेजोल्यूशन टू इफेक्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है, 50% प्लस 1 एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जिस दिन वोटिंग कराई जाएगी उस दिन 2/3 जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं ये भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो 169 में हम उसके विघटन और किसकी बात करते हैं? उसको क्रिएशन की भी बात करते हैं, बनाने की भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 1-2 पॉइंट और बताऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, नहीं तो पूरा पॉलिटी का ही लेक्चर हो जाएगा। अगर कहीं पर भी क्लास डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए मुझे। अगर आप लोग प्रेजेंट होते मेरे सामने तो मैं एक एक स्टूडेंट से पूछ लेती, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यहाँ पर दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है। लेकिन क्लासेस रिकॉर्डेड होती है तो इसी वजह से मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे पूछना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 171 भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में कभी पूछ ले। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ होगी, जो विधान परिषद की जो स्ट्रेंथ होगी, वो आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा की 1/3 से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, बढ़कर नहीं होनी चाहिए। तो द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल मतलब विधान परिषद ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज और, यहां पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल इन नो केस बी लेस देन 40। ठीक है, किसी भी केस में इनकी स्ट्रेंथ 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना क्लास? कंफ्यूज तो नहीं कर रही हूं। तो 1/3 भी याद रखना है आपको, और यहां पर लेस, ये 40 से आपकी किसी भी केस में कम नहीं होनी चाहिए, लेस नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। अभी दूसरे प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य शेयर करता है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर दिल्ली? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्लास देखिए यहाँ पर आप ध्यान से, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के मैप को देखते हैं एक बार और। अगर हिमाचल प्रदेश आपको देखना है तो इधर आपको दिख रहा होगा सहारनपुर। तो सहारनपुर किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है? तो इधर से हरियाणा हो गया पहला, ठीक है, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया और इधर उत्तराखंड हो गया। ये चीज क्लियर है? तो सहारनपुर हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि मैक्सिमम राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इधर आप आएंगे तो एमपी के साथ अपनी बाउंड्री सोनभद्र शेयर करता है, नीचे छत्तीसगढ़, इधर झारखंड और बिहार, तो टोटल 4 राज्यों के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो याद रखिएगा सहारनपुर 3 राज्यों के साथ शेयर कर रहा है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इधर उत्तराखंड। सोनभद्र की बात करेंगे तो ये 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। परीक्षा में प्रश्न बन सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक चीज और जो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि नेपाल के साथ कौन कौन अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, इसको भी देख लीजिए। पीलीभीत है, लखीमपुर है, ठीक है, फिर इधर बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। तो उत्तर प्रदेश के ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। थर्ड प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो बताइए व्हाट इज द मेल लिटरेसी इन उत्तर प्रदेश? तो पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.62, 77.55, 77.73, 77.30। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। मेल लिटरेसी की बात की गई है उत्तर प्रदेश में, तो ये है 77.30। वैसे अगर आप देखेंगे तो 77.2928 लिखा रहता है, तो उसी को राउंड ऑफ करके 30 कर दिया गया है। डी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर आपको कौन कौन से नंबर्स याद रखने हैं वो भी देख लीजिए। आपको 57 याद रखना है, ठीक है, 57 के बाद आपको 77 याद रखना है, फिर उसके बाद आपको याद रखना है यहां पर 67, ठीक है, ठीक है क्लास, मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रही हूं। तो 57 की जब हम बात करेंगे तो ये फीमेल लिटरेसी है, 57.18 क्या है उत्तर प्रदेश की फीमेल लिटरेसी। फिर हम 67 की जब हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो लिटरेसी है मेल और फीमेल दोनों को लेके वो 67% के अप्रोक्स है, और 77.3% जो है वो आपका मेल लिटरेसी है, ठीक है। तो 57, 67, 77, ठीक है, 57 जो है वो फीमेल लिटरेसी है, फिर 67 ओवरऑल लिटरेसी है मेल फीमेल दोनों को लेके, और फिर 77 आपका मेल लिटरेसी है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, चौथा प्रश्न, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नीच की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो बताइए किसके द्वारा दी गई थी? गेर्नेल द्वारा, एल्टन द्वारा, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा या फिर अर्नेस्ट नीज द्वारा? तो यहाँ पर नीच को आप नीचे पढ़िए, ठीक है। नीचे देखने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा गिराना पड़ता है, कोई चीज नीचे गिर गई, नीचे गिर गई, नीचे गिर गई, ठीक है। तो गेर्नेल द्वारा ये संकल्पना दी गई थी, याद रहेगा, अब कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब कभी नहीं पूछेगा, नहीं अब कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर है। अच्छा, कभी कभी पढ़ाते समय कुछ गलत बोल दे तो आप लोगों को अगर आता है तो उसको खुद सही भी कर लिया करिए, ठीक है। ऐसा होता है कि जब हम दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते हैं, ठीक है, बाइलिंगुअल क्लास होती है, तो दोनों चीज को एक साथ ट्रांसलेट करने में कभी कभी टीचर्स को डिफिकल्टी हो जाती है, मुझे अक्सर हो जाती है। जैसे अभी मुझे जब आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली पढ़ाना था तो मेरे दिमाग में था कि हो सकता है हिंदी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको विधान परिषद और विधानसभा समझ में आ रहा हो, तो मुझे वो भी बोलना है, इंग्लिश भी बोलनी है, तो हो सकता है इंटरचेंज हो जाए। तो उस कंडीशन में आप लोग अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आप लोग उसको जरूर करेक्ट कर लिया करिए क्लास, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए ए आपका सही उत्तर है। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि 2-3 चीजें होती है जिसमें परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट, फिर उसके बाद नीच। देखिए हैबिटेट की बात करेंगे तो हमारा घर, जहां पर हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है, ठीक है। आप जहां रहते हैं वो आपका हैबिटेट है। नीच की बात करेंगे तो यहाँ पर फंक्शनल रोल की बात आ जाती है। जैसे एक घर है, उस घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, ठीक है, तो सब घर में रह रहे हैं, उनका हैबिटेट है, लेकिन सबका अपना अपना एक फंक्शनल रोल है। जैसे माँ बाप हैं तो केयर करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, प्यार करेंगे, ठीक है, उनको पैम्पर करेंगे, उनके ग्रोथ में मदद करेंगे, तो ये उनका फंक्शनल रोल है। मदर का अपना फंक्शनल रोल होता है,
जैसे जब भी मदर की बात आती है तो लव आता है, लव की बात आती है, पैम्परिंग की बात आती है, केयर की बात आती है, ठीक है। फादर की बात आती है तो सब लोग ज्यादातर हम कहते हैं फादर फाइनेंशियल हेल्प की करते हैं, लेकिन अब इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, दोनों को सेम रखा जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सबका अपना अपना एक फंक्शनल रोल है, ठीक है। बर्थ बेबी को कौन देता है? मदर ही देती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शनल रोल भी जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो वो आपका नीच कहलाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जब हम हैबिटेट के साथ उनके फंक्शनल रोल को भी डिफाइन करते हैं तो वो नीच होता है, ये चीज आपको याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, हर स्पीशीज के अपने अलग अलग नीच होते हैं, ठीक है। दो स्पीशीज के सेम नीच नहीं हो सकते, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि उनके फंक्शनल रोल सेम नहीं हो सकते। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश काउंसिल फॉर शुगर केन रिसर्च कहां पर है? यहाँ पर दिया है शाहजहांपुर में, तो ये बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन फार्मर इंस्टीट्यूट कहां पर है? लखनऊ में है, सही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में है, सही है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका देहरादून दिया गया है, ये गलत है। ये कहां पर है? शिमला में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें हम। 6th क्वेश्चन को देखते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन है? तो मणिपुरी, सिंधी, कन्नड़, मराठी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? 8वीं अनुसूची की बात की गई है, तो 8वीं अनुसूची में मणिपुरी भी है, कन्नड़ भी है, सिंधी भी है और मराठी भी है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्लास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, तो हो सकता है कभी आपके परीक्षा में पूछ ले। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से अमेंडमेंट याद रखने हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21st, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 71 याद रखना है। 71 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? यहाँ 2, यहाँ 9। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है और इसके बाद 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अगर हम देखेंगे तो सिंधी को जोड़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था जो कि आप याद रख सकते हैं को मानी से, ठीक है। को मानी, ठीक है, कोमानी करके, ठीक है। के ओ मतलब कोंकणी, याद रखिएगा, ठीक है। MA मतलब मणिपुरी, ठीक है। NE मतलब नेपाली। तो ये 3 जो है 16, 17, 18 इसको हमने 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा था 8th शेड्यूल में। ये चीज क्लियर है? चलिए 92nd की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमने 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा था। वो कौन कौन सी है? BDSM करके। अब BDS MBBS आपको पता ही है, अब हम BDS की बात कर रहे हैं। BDSM। तो यहाँ पर BDSM 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई। वो कौन कौन सी लैंग्वेज थी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, B मतलब बोडो, ये दिख रहा है। B मतलब, मैं कलर चेंज कर देती हूं ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ देखिए, B मतलब बोडो, ठीक है। उसके बाद D मतलब डोगरी, ठीक है। S मतलब संथाली और M मतलब मैथिली। तो ये 19, 20, 21, 22 जो है इसको हमने किससे जोड़ा था? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू परीक्षा में पूछा जा सकता है। और 96 की जब हम बात करेंगे, 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने उड़िया को जोड़ा था जो कि यहाँ दिया गया है। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास। तो ये जो 21, 71, 92, 96 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया है 8th शेड्यूल में, ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब हम 16, 17 की बात करते हैं तो 17th पार्ट में हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं,
ये भी आप याद रखेंगे। और बीजी खेर याद रखेंगे। कोई कमिटी कभी अगर आपसे पूछ ले, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है ना कमिटीज के नाम, तो किस कमिटी का नाम आपको याद रखना है, तो बीजी खेर कमिटी जो थी वो किससे रिलेटेड थी, वो आपके लैंग्वेज से रिलेटेड थी, ये याद रखिएगा। इसका गठन 1955 में किया गया था। तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो हम गलत देखते हैं। आर्टिकल 345 में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है राज्यों की, स्टेट्स की, ठीक है। फिर उसके बाद 316 में अगर हम देखेंगे तो यहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात की गई है। 148 में हम देखेंगे तो कैग की बात की गई है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखेंगे 165 में तो ये आपका देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी की बात की गई है, जो कि आपका गलत है, ठीक है। ए आपका गलत है, क्योंकि 165 में हम एडवोकेट जनरल की बात करते हैं, ठीक है। और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री जो है वो कौन है, वो अटॉर्नी जनरल है। ये चीज क्लियर है ना, वो अटॉर्नी जनरल है। और यहां पर हम एडवोकेट जनरल की बात करते हैं 165 में, मतलब स्टेट का होना चाहिए, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, तब ये आपका सही होता। तो ए आपका हो गया, ठीक है। अब क्लास यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे 345 दिया है और हमने अभी लैंग्वेज की बात की है, तो मैं आपको बता दूं 344 की अगर हम बात करेंगे 344 की, तो यहां पर कमीशन की बात की जाती है। लिंग्विस्टिक कमीशन का गठन किया जा सकता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है। और 345 पे हम ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं। और यहीं पर अगर हम 343 की बात कर लेंगे तो यहां पर हम किसकी बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंटर, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज की। तो ये याद रखिएगा, राज्य की राजभाषा अथवा भाषा की बात हम 345 में करते हैं, 343 में हम सेंटर के, यूनियन के भाषा की बात करते हैं, और 344 में हम कहते हैं कमीशन का गठन प्रेसिडेंट द्वारा किया जा सकता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। और यहां पर इसको कंट्रोलर ने कंट्रोलर कर दीजिएगा, स्पेलिंग गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा यहां पर देखिए क्लास, यहां पर हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 165 अभी हमने देखा, ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल की बात हम यहां करते हैं। यहां पर आपको याद क्या रखना है कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है, तो कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। गवर्नर अपॉइंट करेगा, यहां पर लिखा होगा गवर्नर अपॉइंट करेगा, ये चीज क्लियर है। गवर्नर किसको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की तरह अपॉइंट कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आपको ये याद रखना है, हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ये हाई कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वो एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, गवर्नर अपॉइंट करेगा। और एक चीज और, इनकी जो रेन्यूमरेशन है, ठीक है, कितना ये रिसीव करेंगे रेन्यूमरेशन, इनकी सैलरी क्या होगी, अगर हम उसमें इजी उसमें कहें तो वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो भी गवर्नर ही डिटरमाइन करेगा। तो परीक्षा में मत कंफ्यूज होइएगा। देखिए अभी आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत आसान है, ठीक है। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अटॉर्नी जनरल की बात वहां पे की गई थी। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल की जो रेन्यूमरेशन है, जो सैलरीज है, जो अलाउंसेस है, वो पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, प्रेशर में बैठे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया कि पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट, तो आप गलती से पार्लियामेंट को सही मार्क करके आ जाएंगे। तो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल की जो रेन्यूमरेशन है वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। एडवोकेट जनरल की गवर्नर डिसाइड करता है। इतनी चीज क्लियर ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगला हम देखते हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा क्लास तो वो बताइएगा। देखिए ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं तो बहुत आसान लगती है, लेकिन एग्जाम में जब ये गलत होता है तो इसी को हम सिली मिस्टेक कहते हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन किया गया, तो बताइए किसके द्वारा किया गया, ये हमने डिस्कस भी किया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को किस संविधान संशोधन द्वारा अलग किया गया था,
तो ये अलग किया गया था आपका, बताइए 83 नहीं, 87 नहीं, 79 नहीं, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अब आपको पता है 338 में हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं, ठीक है। 338 ए में हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, और 338 बी में हम किसकी बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसको किसके थ्रू ऐड किया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 102। तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। 89 में हमने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अनुसूचित जाति और हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अलग किया था, और 102 में हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हमने बनाया 102 में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, डी आपका सही उत्तर था। इतनी चीजें बताया मैंने, 338 के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। एक बार दिखा भी दूं मैं आपको इसको स्लाइड में। क्लियर हो गया ना क्लास, इसको फिर मैं रिपीट नहीं कर रही हूं। अब यहां पर एक चीज और मुझे बतानी थी आपको, इसलिए मैंने इस स्लाइड को इंक्लूड किया कि 338 की बात हमने कर ली। अब यहाँ पर 342 आर्टिकल है आपका, ठीक है, और 342 ए आर्टिकल है। 342 ए आर्टिकल को भी हमने किससे जोड़ा, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसके के थ्रू हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की थी। इसमें क्या बोला कि किसके पास पावर है ये डिसाइड करने के लिए कि सामने वाला जो है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है। ये कौन डिसाइड करेगा, ये किसी के पास तो ये अधिकार होना चाहिए कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन से ट्राइब्स होने चाहिए, कौन से ट्राइब्स नहीं होने चाहिए, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सोशली बैकवर्ड है, कौन एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो ये सारी पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को दी गई है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है क्लास। 342 में ये चीज आपका दिया गया है, इसीलिए मैंने स्लाइड को भी इंक्लूड किया था ताकि आपको बता दूं। अब यहां पर एक चीज और दी गई है 342 में कि पार्लियामेंट के पास भी ये अधिकार होता है। देखिए, पार्लियामेंट कैन ऑल्सो इंक्लूड और एक्सक्लूड द ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय द लॉ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कभी परीक्षा में अगर आपको दे दे, अब तो अगर आपको देगा कि कौन डिसाइड करेगा, कौन एम्पावर्ड होता है, तो आप बता देंगे आर्टिकल 342 के थ्रू हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये एम्पावर होता है, प्रेसिडेंट एम्पावर्ड होता है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को की लिस्ट को फाइनल करे वो भी। लेकिन क्या पार्लियामेंट भी डिसाइड कर सकती है कौन से ट्राइब्स आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स में होंगे नहीं होंगे, तो हाँ, पार्लियामेंट के पास भी ये अधिकार होता है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो इंक्लूड और एक्सक्लूड द ट्राइब्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय द लॉ, ये याद रखिएगा, ठीक है क्लास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी दिक्कत होगी तो बताइएगा जरूर। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स मुझे याद आते हैं मैं सब आपको बताती हुई चलती हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं 9th, निम्नलिखित में से प्रदूषण के कौन कारण है। अच्छा क्लास, आज के क्लास में ये जरूर बता दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूजन होने लगती है जब ज्यादा पॉइंट्स को बताऊं, तो ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूज होने लगते हो कि मैम 338 से कैसे 342 में आ गई, ये तो नहीं लगता ना। अगर लगता है तो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रदूषण के कौन कारण हैं। तो यहां पर देखिए प्रदूषण के कारण को हम देखते हैं, तेजी से शहरीकरण, ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात कर रहे हैं हम, जंगल की आग या फिर उपयुक्त सभी। तो पॉल्यूशन के तो सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। देखिए डी सही उत्तर है। आपने पढ़ा होगा कि पॉल्यूशन भी दो तरीके से बनता है, एक नेचुरल पॉल्यूशन भी हो सकता है, नेचुरल सोर्स भी हो सकता है पॉल्यूशन का, और मैन मेड सोर्स भी हो सकता है। मैन मेड सोर्स में जैसे हम व्हीकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, वहां से जो वेस्ट निकल रहे हैं उनके कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है वो मैन मेड सोर्स है। इसके हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। परीक्षा में पूछा था एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक इसको हम कहते हैं मैन मेड को, ठीक है, मैन मेड पॉल्यूशन जो हमारे और आपके एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। अब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वो वहां से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, अदर गैसेस निकल रही है, ग्रीन हाउस गैसेस, तो वो आपका क्या है, नेचुरल सोर्स है पॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, यहां पर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानक किसी जल स्रोत के जल में घुली ऑक्सीजन मात्रा को दर्शाता है।
तो ऑक्सीजन मात्रा को दर्शाने की बात की गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दिया है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर यहाँ पर दिया है नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक किसी जल स्रोत के जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, उसको हम कहते हैं घुली ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसको हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। किसी पानी में जो आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो आपके एक्वेटिक मतलब जो पानी में आपके रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, वो किस फॉर्म में ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ये मछलियां किस फॉर्म में ऑक्सीजन को लेती हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में। अगर किसी पानी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए तो इस पानी में लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, एक डेड जोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं सब चले जाएंगे, एक डेड जोन क्रिएट हो जाएगा अगर इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ना हो तो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए क्लास, बीओडी भी समझ लीजिए, आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बहुत सुंदर सा ये डायग्राम है, इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। बीओडी और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी अगर आप समझना चाहेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई भी पानी है तो इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भूरे भूरे जो दिख रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ये चीज क्लियर है। अब पानी में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिकम्पोजिशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया क्या करेगा आपका, इन जो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो गंदगी है उनको तोड़ेगा, और उसको तोड़ने के लिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो ऑक्सीजन उसको कहां से मिलेगा, इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से मिलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उतने ज्यादा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास खाना होगा तोड़ने के लिए अपने लिए, ठीक है, और उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। ये चीज समझ में आया, इसीलिए परीक्षा में बोला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहां पर ऑक्सीजन डिमांड कौन कर रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, ये बैक्टीरियाज कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो पानी में अपशिष्ट हैं, जो पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर पॉल्यूटेंट्स हैं उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो परीक्षा में प्रश्न बनता है, जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा उसका मतलब उतना ही कम उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, और वो पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। क्लियर हो गया ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये चीज समझ में आया। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज्यादा होगा उसका मतलब ऑक्सीजन जो आपका है, ऑक्सीजन डिसॉल्व जो पानी में है वो उतना ही कम होगा, और इसका मतलब क्या है, वो पानी उतना ही पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, जो केमिकल कंपोनेंट्स को जो तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बस। तो यही चीज है। क्लियर हो गई ना क्लास, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। पारंपरिक निर्वाह खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। यहाँ पे ट्रेडिशनल सब्सटेंस फार्मिंग की बात की गई है, तो कौन कौन से फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मॉनसून होगा भाई, सबसे ज्यादा इंतजार तो फार्मर्स को मॉनसून का ही रहता है, ठीक है। उनके सॉइल की फर्टिलिटी, किसी भी एग्रीकल्चर की हम बात करें, किसी भी तरीके की हम फार्मिंग की बात करें, वहां की मिट्टी कैसी है, ठीक है, जलवायु कैसा है, पानी मिल रहा है कि नहीं, मॉनसून का वेदर कैसा है, इन्वायरमेंट कंडीशन सब मैटर करती है। आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आराम से पढ़ के आप टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में अनुच्छेद 143 के संबंध में कौन कौन सा सही है। आर्टिकल 143 को अगर क्लास हम देखें तो वो आपका किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट राइट टू टेक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार रखता है। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है, 143 में बोला गया है। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ए बी सी डी में दिया गया है कि किन किन मैटर्स पे, किन किन मैटर्स में जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है। तो सबसे पहले दिया गया है, कोई भी डिस्प्यूट हो अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है, व्हेन अ क्वेश्चन
ऑफ लॉ अराइजेस ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई भी संवैधानिक संधि समझौता से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उस पर प्रेसिडेंट जो है वो राय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरा दिया गया है कोई भी मैटर आपका सार्वजनिक महत्व से रिलेटेड हो, ठीक है, तो ये सही है आपका। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, लॉयर, नहीं, ये नहीं दिया गया है 143 में। अगर आप आर्टिकल ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों लाइन दिखेगी। और यहां पर इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी मेडिकेटेड एज अ राइट, ये भी आपका गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाली 1 और 2 आपका सही है। ए बी सही है, ए बी सही है, किसमें दिया गया है? बी ऑप्शन में, ठीक है। तो आपका बी जो है वो सही उत्तर है। इसको पढ़िएगा जरूर ध्यान से, आर्टिकल 143 पढ़िए, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। देखिए यहां पर दिया भी गया है कि इन सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले में जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता हो, ठीक है, किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविता आदि से रिलेटेड हो, तो डायरेक्ट ये आपका दिया ही गया है ऐसे आर्टिकल 143 में। कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को किसी चीज में। चलिए 13वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्नलिखित को उनके सही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात की गई है। आईपीसी तो सबको पता होगा कि 1860, पता है ना सबको, ठीक है। सीवीसी दिया है, सीआईसी दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे तो ये आपका 1860 हो गया। करप्शन वाले की हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया? ये 1988 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात जब हम करेंगे तो सतर्कता आयोग आपका हो गया 1964 और ये हो गया 1963, ठीक है। तो अब आप इसको करिए, जरा करिए क्लास, यहां पर बताइए। अब इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले बी हो गया, बी आपका यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। उसके बाद हम देखेंगे 1963 डी हो जाएगा, बी के बाद डी ये हुआ, फिर उसके बाद सी, फिर ए। तो आपका सही उत्तर सी हो गया। सी जो है वो सही उत्तर है। देख लेते हैं एक बार, सी जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए यहां पर भारतीय दंड संहिता कब आया है? 1860 में, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, जो कि मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न 14 प्रश्न, 10 राग युद्ध में निम्नलिखित में से कौन 10 जन में सुमेलित नहीं थे? तो बताइए, अलीन, विषाणु, अपू या फिर पक्त? किस रिवर के अक्रॉस लड़ा गया था? रावी, जिसको कि हम किस नाम से जानते थे? पारुषणी नदी के नाम से जानते थे। यहां पर आपका सही उत्तर सी है, ठीक है। 14th का सी आपका सही उत्तर है। यहां पर देखिए प्राचीन नाम दिए गए हैं, ये महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है। वितस्ता नाम से हम किसे जानते थे? झेलम को, ठीक है। अस्किनी के नाम से हम चेनाब को जानते थे। पारुषणी रावी नदी, ठीक है। फिर उसके बाद सतुद्री, सतलज, विपासा, ब्यास, सदानीरा, गंगटक, गोमती, गोमल, गोमती, ठीक है। सिंधु, सिंध को, ठीक है, और घग्गर को सरस्वती। ये याद रखिएगा, परीक्षा में सुमेलित करने को पूछ लिया गया था एक बार, पास्ट ईयर का प्रश्न यहां से बना था, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 15th प्रश्न, तुकाराम किसके समकालीन थे? तो बताइए किसके समकालीन थे तुकाराम? शाहू जी के, शिवाजी के, बालाजी विश्वनाथ या फिर संभाजी के? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16वां प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें इन्हें वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। तो बेतवा दिया है, सिंध दिया है, चंबल दिया है, केन दिया है। इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? देखिए सी, मैंने आपको बताया था CSBK, CSK तो आप जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में बी ले आइए, तो CSBK। तो अब हम इसको अरेंज करते हैं, तो चंबल हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो गया, सिंध 3 हो गया, ठीक है। फिर यहां पे मैं लिखती हूं, मैं बोर्ड के सामने खड़ी हो जाती होंगी तो आप लोगों को प्रश्न नहीं दिखता होगा, ठीक है। तो इधर मैं लिखती हूं
CSBK, तो यहां पर 4 हो गया, फिर सिंध 3 हो गया, बेतवा 1 हो गया, केन 2 हो गया, 4 3 1 2, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ए आपका सही उत्तर था जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहां पर अगला प्रश्न देखने के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जो कल हमने डिस्कस किया था। यहां पर मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है PW इज, ठीक है, M करके ऐसे याद रखिएगा। PW इज याद रहेगा, PW इज M कुछ। तो यहां पे P से मैंने गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज आपको क्या बताई थी, पेन गंगा और बताइए, पेन गंगा और प्राणहिता। प्राणहिता, P से पेन गंगा प्राणहिता, W से वर्धा वेन गंगा, ठीक है, वेन गंगा पेन गंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर I से मैंने आपको इंद्रावती बताया था, S से मैंने आपको बताया था सबरी और सिलेरू, याद रखिएगा। फिर M से आपको मंजरा याद रखना है। तो PW इज M, PW इज M, PW जो PW है वो M है, PW इज M, ठीक है, PW इज M। P मतलब बता दीजिए जल्दी से, प्राणहिता और पेन गंगा। W मीन्स वर्धा और वेन गंगा। I इज फॉर इंद्रावती, S इज फॉर सिलेरू और बताइए सबरी, ठीक है, हो गया। और M इज फॉर मंजरी, तो ये मंजरा मंजरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, गोदावरी कहां से निकलती है, तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर से, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नहीं अगला प्रश्न नहीं, अगली रिवर हम रिवाइज करते हैं जो कल मैंने आपको याद कराई है। इसको तो बहुत ही अच्छे से आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था क्या याद करना है आपको, श्री इस, ठीक है, इन IB, तो शी इज मैन इज इन IB, ठीक है, ऐसे उसका जो आदमी है वो इंटेलिजेंट ब्यूरो में है, आपको याद रहेगा। तो S से क्या था आपका, सेओनाथ, और शी हैज मैन इन IB, ये था ना, शी हैज मैन इन IB, उसका जो आदमी है वो इंटेलिजेंट ब्यूरो में है। तो SE से सेओनाथ हो गया, ठीक है, हैज से हस्तियो हो गया, मैन से मान हो गया, ठीक है, फिर IB ये हो गया, ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज। और यहां की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था एक पूछ याद करिए, और पूछ पे जोक है, तो जोक ऑन टेल, जोक ऑन टेल, जोक ऑन टेल, तो जोंक हो गया, ऑन हो गया और टेल हो गया, ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, महानदी की। ये हमने डिस्कस किया था आपसे। महानदी पर कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, कृष्णा आपको याद रहेगी, मूसी, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं, भूलेगी नहीं। अब देखिए, हमने यमुना की बात की थी, तो आप सभी को पता है यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, बंदरपूर से। फिर इधर देखेंगे आप तो ये चंबल हो गया, ठीक है, ये सिंध हो गया, ये बेतवा हो गया, ये केन हो गया, तो CSBK याद रहेगा ना क्लास, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था, डायरेक्ट प्रश्न है, कौन था वाइसरॉय बताइए, लॉर्ड विलिंगटन, इरविन, रीडिंग या फिर लिंथगो। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा, तो लॉर्ड लिलिंथगो था, ये याद रखना है आपको। यहां पर हम देख लेते हैं, डी आपका सही उत्तर है। तो देखिए क्लास, लॉर्ड लिलिंथगो की जब हम बात करेंगे तो इनका कार्यकाल जो है वो 1936 से 1944 तक है, ठीक है, और यहां पर 1931 से 36 किसका है, विलिंगटन का है। यहां पर विलिंगटन के नाम पे मुझे एक चीज याद आई, मैं आप लोगों को बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज है, परीक्षा में पूछा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, तो आप सभी को पता है गांधी इरविन के समय में हुआ था, जब यहां पर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ सॉल्ट सत्याग्रह के बाद, तो उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, आप सभी को पता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होने वाली थी तो उसके पहले बोल दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो आईएनसी है, वो भारत में एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसका होना कॉन्फ्रेंस में बहुत ही जरूरी है। तो किसी भी तरह करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लाया जाए। तो इसी के लिए गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जो होता है उसमें ये डिसाइड होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर पॉज लगाएगी और गांधी जी जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। ये चीज क्लियर है। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है। लेकिन अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उस समय कौन वॉइसरॉय था, तो आप क्या किसका नाम बताएंगे? विलिंगटन का नाम बताएंगे, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद इरविन चले जाते हैं और दूसरे वॉइसरॉय आ जाते हैं जिनका की नाम विलिंगटन था, और विलिंगटन के समय पे, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। तो विलिंगटन के बाद कौन आते हैं? लिंथगो आते हैं, जिनके समय में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। 18 देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आपका दिया गया है लखवार व्यासी प्रोजेक्ट, कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जायकावाड़ी प्रोजेक्ट और टनकपुर प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर जायकवाड़ी प्रोजेक्ट की बात हम करेंगे तो जायकवाड़ी प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी नदी पर है। सबसे आसान, ये परीक्षा में पूछा गया है। सी का सेकंड देखिए, सी का सेकंड 2 जगह दिया गया है, यहाँ यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सी का सेकंड है तो बी का थर्ड भी हमको पता चल गया। बी क्या है? कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका भागीरथी नदी पर है। अब बचा टनकपुर और लखवार व्यासी प्रोजेक्ट। तो जो लखवार व्यासी प्रोजेक्ट है वो यमुना नदी पर है और टनकपुर परियोजना काली नदी पर है। तो टनकपुर काली, ठीक है। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं हम एक बार, देख लीजिए क्लास। लखवार व्यासी परियोजना जो है वो आपका यमुना नदी पर है, कोटेश्वर भागीरथी पर है, जायकवाड़ी गोदावरी पर है, ठीक है, और टनकपुर काली नदी पर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 19वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट नेटिव टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में कौन से ट्राइब्स आपके नहीं पाए जाते हैं? हालचू हैं, ओंजे भी है, सोमपेन भी है। रेंगमा जो है वो अंडमान निकोबार में नहीं मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? नागालैंड में, नागालैंड में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? तो बताइए, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल पर, श्रावस्ती पर, फिर नर्मदा पर या फिर गोदावरी पर? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? श्रावती होना चाहिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है नर्मदा पर। पुनासा, धुआंधार, ये सब किस पर है? ये सब नर्मदा पर है, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायरेक्ट प्रश्न है तो कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे मीराबेन का तेल कहा जाता है? तो मीराबेन का तेल किसे कहा जाता है? बताइए, ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन जो है वो आपका सही उत्तर है। 21st का सी, 21st का सी सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न ध्यान से देखिए क्लास। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग घावों के ड्रेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ड्रेसिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, एसिटिलीन का, इंडोफॉर्म का, फिर फॉर्मेल्डिहाइड का या फिर क्लोरोफॉर्म का? क्लोरोफॉर्म सुंघाओगे तो बेहोश हो जाएगा सामने वाला। तो इंडोफॉर्म का यूज किया जाता है ड्रेसिंग पर्पस के लिए जब घाव लगता है तो। बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न अब हम देखते हैं। ओनियोलॉजी का संबंध किससे है? तो बताइए, पैरासाइट के अध्ययन से, मछली के अध्ययन से, सपनों के अध्ययन से या फिर घास के अध्ययन से? तो याद रखिएगा, ओनियोलॉजी का जो रिलेशन है वो है स्टडी ऑफ ड्रीम से। सी आपका जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। सी क्या सही उत्तर है? सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 24वां प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य
प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो मदर टंग की बात की गई है प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में। तो 349, 350, 350A या फिर 351। तो A, B, C, D में से आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो 350A है। ठीक है, याद रखिएगा। 24th का 350A है, C आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जो प्राइमरी एजुकेशन जो होगी वो मदर लैंग्वेज में होगी। 25 देखते हैं क्या बोला गया है यहां पर। ठीक है, संविधान के 73rd संशोधन की बात की गई है। 1992 में जो देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को शामिल करता है? तो देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप सभी को पता है हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जोड़ा संविधान में, संवैधानिक दर्जा दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। और यहां पर अगर हम देखेंगे आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ये चीज पता है आपको। अब यहाँ पर बताइए उसके थ्रू किन किन चीजों को जोड़ा गया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 243I में। ठीक है, कंडक्टिंग ऑल पंचायत इलेक्शन बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में किसमें दिया गया है? 243K में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जिला योजना समिति का गठन किसमें बोला गया है? 243ZD में। ठीक है, और जब हम बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो उसमें O तक के आपके आर्टिकल्स शामिल हैं। जो 243ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की गई है, ये आपके 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, तो ये आपका नहीं होगा, ये दोनों होगा। तो 2 और 3 आपका सही उत्तर है। देखिए कितना आसान प्रश्न है ये, लेकिन स्टूडेंट्स घूम जाते हैं ऐसे प्रश्नों में। आपको पता है 73rd 74 क्या है, कितने आर्टिकल्स जोड़े गए, कितने आर्टिकल्स उसमें किए गए। ठीक है, लेकिन जब आप एक नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा तीनों सही है, आप 1 2 3 4 सही लगा के आएंगे। लेकिन यहाँ पर 243ZD जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है। चलिए अगला प्रश्न 26, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो बताइए उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो कहां पर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 27, What was the sex ratio difference between 2001 and 2011 in उत्तर प्रदेश? तो बताइए कितना होगा आपका। देखिए अगर हम 2001 में देखेंगे तो ये 898 है और 2011 में देखेंगे तो ये 912 है। इसको जब आप करेंगे माइनस तो यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये 211 सेंसस के अकॉर्डिंग है, ये आपका 2001 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर सही उत्तर सी होगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सी सही है, 892 और 912 दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे 14 आपको मिलेगा। 28, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी के खिलौने, सुरमा उद्योग, देशी घी। देशी घी हमें कहां से मिलती है? हाथरस से। डी का थर्ड एक ही जगह दिया गया है। ठीक है, लकड़ी के खिलौने कहां मिलते हैं? बनारस में। बी का फोर्थ 2 जगह है। हाँ तो ये वाला है ना, ये वाला, क्योंकि डी का थर्ड ही है आपका। फिर उसके बाद वुडन फर्नीचर की बात करेंगे तो सहारनपुर हो गया। ठीक है, और सुरमा उद्योग की बात करेंगे तो बरेली हो गया। सही उत्तर बी। 29, 12 ताप विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? बताइए। शाहजहांपुर में, ललितपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में। तो 12 थर्मल पावर प्लांट जो है वो है प्रयागराज में। आज के टेस्ट में प्रयागराज 2 जगह सही उत्तर में है। पहला कौन सा था? हमने डिस्कस किया था, हाँ सबसे ज्यादा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है? तो प्रयागराज में था। यहां पर भी प्रयागराज सही उत्तर है। अगला देखते हैं।
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति को किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से जोड़ा जा सकता है? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी ट्रेस बैक टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? ठीक है, किस बिल में पहली बार जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन इसके पहले कब एक बार और ट्राई किया गया था, किस बिल में, ये पूछा गया है। ये बिहार में पूछा गया था ये प्रश्न आपके, ठीक है। तो यहाँ पर 61, 62, 63, 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया है, और बिहार में एक और ऑप्शन दिया रहता है 5वां, तो नन ऑफ द अबव दिया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा 73rd जो है इससे तो संवैधानिक दर्जा मिल गया था, लेकिन इसके पहले 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक बार और ट्राई किया गया था कि इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाए। तो यहाँ पर -1 + 1 का खेल है, तो याद रखिएगा डी आपका जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। एक बार प्रयास किया गया था 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भ्रूण विकास और मां के दूध के द्वारा शिशु को नुकसान पहुंचाता है? तो बताइए, क्रोमियम, लेड, बेरिलियम, मरकरी। तो उत्तर क्या होगा? ये हमने डिस्कस किया है पहले के टेस्ट में भी। तो यहाँ पर मरकरी आपका सही उत्तर है, देख लिया होगा आप लोग ने। चलिए, मरकरी सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, यहां पर देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़। तो अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जेवीपी कमिटी के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है, पता है ना, उत्तराखंड बना था, सब मैंने ये चीजें आपको बताई थी। फिर उसके बाद अगर हम नागालैंड की बात करेंगे तो 1963 ए का थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड हो गया 2 जगह, और डी का आपका 4th हो गया, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश बचा और गोवा बचा। गोवा जो है वो 1987 में आपका बना है, तो सी का फर्स्ट और हिमाचल प्रदेश 1971 और गोवा 1987, ठीक है। गोवा 1987 में और हिमाचल प्रदेश 1971 में। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं, डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्लास हम देखते हैं। यहां पर आपको कुछ केसेस दिए गए हैं और ये केसेस आपके किस ऑर्डर में आए थे ये आपको बताना है। तो गोलकनाथ, ठीक है, वामन राव, मिनर्वा मिल्स केस और मुंबई केस। तो बताइए, चलिए इसको हम यहां पे लिख देते हैं। जब हम गोलकनाथ की बात करते हैं तो वो कब आया है? 1967 में, ठीक है। मिनर्वा मिल केस की बात करते हैं तो 1918 में, ठीक है। फिर वामन राव केस की बात करते हैं तो वो 1981 में, और वुमेन की बात करते हैं तो 1994 में। तो इसको देखिए, सबसे लास्ट में आपका मुंबई केस हो जाएगा बी यहां भी लास्ट में दिया है, यहां भी लास्ट में दिया है। सबसे पहले गोलकनाथ केस हो जाएगा, गोलकनाथ बी यहां दिया है, ठीक है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, बी जो है वो सही उत्तर है। मुंबई केस जो है वो 1994 में, वामन राव केस 1981 में, मिनर्वा मिल केस 1980 में और गोलकनाथ केस 1967 में। 34वां प्रश्न, केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान कहां पर स्थित है? सेंट्रल एग्रीकल्चर विमेन इंस्टीट्यूट कहां पर है? बताइए, फरीदाबाद में, मखदूम में, भुवनेश्वर में या फिर बैरकपुर में? तो यहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चर विमेन इंस्टीट्यूट जो है, एग्रीकल्चर विमेन इंस्टीट्यूट, वो भुवनेश्वर में है। 34th का सी आपका जो है वो सही उत्तर है। ये सब कुछ डायरेक्ट प्रश्न है क्लास, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है, इसीलिए हम जल्दी जल्दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 35 देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित है? पर्यटक स्थल दिए गए हैं, ठीक है। पर्यटक स्थल में देखें तो कार्डी दिया गया है तमिलनाडु, तंजाउर केरल, सनकसिया फरुखाबाद और पलिताना जो है गांधीनगर। तो यहाँ पे सनकसिया जो है फरुखाबाद यूपी में है, ये आपका सही है और सब आपका गलत है। तंजौर की बात हम करेंगे तो वो तमिलनाडु में है, ठीक है, पता है, ठीक है। फिर इसके बाद देख लीजिए, सनकसिया फरुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, पलिताना
भवन नगर गुजरात में है और कालडी जो है वो केरल में है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन का हम आखिरी प्रश्न तो हमने देख लिया, अब हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। लास्ट के क्वेश्चन डायरेक्ट थे तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी। आज की क्लास में अगर आपको कहीं पे भी डाउट हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ। आप में से कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो मैं आपको अभी प्लेलिस्ट वहीं पर कमेंट कर दूंगी, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कोई दिक्कत हो अगर टेस्ट में तो वो मुझे जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ क्लास कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खूब मेहनत करिए। आपकी परीक्षा बहुत पास आ गई है तो समय बहुत कम बचा हुआ है। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी परेशान हो शीशे के सामने खड़े होइए, अपने आप से पूछिए कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे यकीन रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बनी रहिए। थैंक यू।